प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी सुखी होंगे और बहुत खुश होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं अभ्यास कार्य, यानी आप लोगों का ये क्वेश्चन सीरीज होगी आज से। और इसमें हम आप लोगों को MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे और ये जो भी प्रश्न होंगे आपकी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे और आप लोगों को उनको देखने के बाद अपना उत्तर सोच लेना है, क्योंकि आप ऑनलाइन तो है नहीं तो आप हमें उत्तर बता नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ आप उत्तर सोच ज़रूर लेंगे। तो आज से अभी हम आप लोगों को कुछ दिनों के लिए ये प्रश्न सीरीज आरंभ करेंगे, जिसमें आपसे हर दिन 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिनका आपका अभ्यास हो जाएगा। तो आपने जो पढ़ा है अभी तक, जितने भी टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, लगभग आपने 11th टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो उन टॉपिक में हम ये जो है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी ऐसा नहीं है कि जो पहला आपने पढ़ा था तो हम पहले से, ऐसा नहीं है। जो रिसेंटली आपने पढ़ा है, जैसे आपने कल जो पढ़ा है, तो कल आपने जो पढ़ा है, कल आपने संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक पढ़ा है। तो आज हम आपको संज्ञा और सर्वनाम के टॉपिक पर ही प्रश्न पूछेंगे। तो आपके लिए 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो संज्ञा से होंगे और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सर्वनाम से होंगे। तो आप लोग एंजॉय करिए इसको भी, आप बताइएगा, कोशिश करिएगा कि आप का उत्तर सही है या गलत है। मैं आपको सही उत्तर भी बताऊंगा और गलत उत्तर जो भी है वो गलत क्यों है मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो आप बड़े आराम से ये जो भी प्रश्न आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप इन्हें देखिएगा और देखने के बाद आप मन में सोचिएगा कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये आपका जो भी अभ्यास कार्य है, ये एक्सरसाइज आपकी संज्ञा से रिलेटेड है और इसमें जो पहला आपका प्रश्न है और उसके विकल्प भी दिए हैं। आपको हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन आपको अपना सही विकल्प चुनना है। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए। मैं समझ रहा हूँ आप जल्दबाजी में हैं, आपके मन में बिल्कुल उत्साह भरा पड़ा है, आप बिल्कुल तुरंत बता देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सोचिए। जो भी क्वेश्चंस हैं बड़े थोड़े से लॉजिकल हैं। देखिए ये तो सब सरल है। अब बताइए संज्ञा कहते हैं तो संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को, चिन्ह अथवा पहचान के साधन को। तो बताइए जल्दी से। हाँ ओके, आपका उत्तर सही हो सकता है। अगर आपने घा सोचा है, अगर आपने तो ये सोचा है तो और ये उत्तर बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि आप देखिए इसमें दिया गया है का, खा, गा और घा। तो देखिए आप समझ लीजिएगा कि किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, लेकिन किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये आपका उत्तर ग सही होगा। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं वे शब्द जिनसे किसी विशेष प्राणी अथवा वस्तु का बोध हो, जाति का नाम हो, भावों का नाम हो या समूह का नाम हो। तो बताइए, समूह का अगर नाम पता चल रहा है तो समूहवाचक, भाव का नाम पता चल रहा है तो भाववाचक और जाति का नाम पता चल रहा है तो जातिवाचक। लेकिन वे शब्द जिनसे किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? बचपन, खा दूध, गा रामायण, घा ताजमहल। तो आप अपना सोचिएगा ज़रा क्या हो सकता है। ओके, तो क्या आपने सोचा है बचपन? अगर आपने बचपन सोचा है तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्यों?
इसलिए सही है क्योंकि देखिए जो दूध है ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, और जो रामायण है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, और ताजमहल जो है वो किस में आएगा, ताजमहल किस में आएगा, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन जो बचपन है ये आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप दूध को तौल सकते हैं, माप सकते हैं, नाप सकते हैं। रामायण को आप क्या है, छू सकते हैं। ताजमहल को भी आप छू सकते हैं। तो ये जो रामायण है ये विशेष वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का बोध कराने वाले हैं। ताजमहल भी किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराने वाले हैं। और दूध जो है वो क्या है, पदार्थ का ज्ञान कराने वाले हैं। तो पदार्थ का ज्ञान कराने वाले आपके क्या हो जाते हैं? कौन सी संज्ञा हो जाएगी पदार्थ का ज्ञान कराने वाली? तो पदार्थ का जो ज्ञान कराने वाली संज्ञा होगी वो होगी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मेटेरियल नाउन। और कोई विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम, तो देखिए जो ताजमहल है ये क्या है, ये एक स्थान है, और रामायण है ये क्या है, स्थान नहीं है लेकिन ये एक वस्तु है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है कि ये दोनों जो आपका गा और घा आंसर है ये आपका व्यक्तिवाचक है, और खा आंसर आपका द्रव्यवाचक है, और इसलिए आपका सही जो आंसर है वो का भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो आप इसमें देखिए लिखा हुआ है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो अब आपको इसमें समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है सेना, इसके बाद है मोर, फिर है चाय, और फिर है प्रभा। तो अब जरा आप जल्दी से आप सोचिएगा। ओके, तो आपने सोचा है ऑप्शन का, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो का ही है। क्यों है सही ऑप्शन का? क्योंकि जो मोर है, चाय है, प्रभा है, तो प्रभा व्यक्तिवाचक है, मोर भी व्यक्तिवाचक है, और आपका जो चाय है ये द्रव्यवाचक है। तो केवल इसमें जो सेना है ये समूहवाचक है, क्योंकि इससे हमें किसी समूह का ज्ञान हो रहा है, तो इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। अब हम बात कर लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो इसमें लिखा है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन, पहला का ऑप्शन है कुत्ता, खा ऑप्शन है लड़कपन, गा ऑप्शन है पुस्तकालय, और घा ऑप्शन है दूध। तो इसमें आपका सही ऑप्शन आप जान ही गए होंगे, क्या होगा? दूध इसका सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 पर ध्यान देते हैं। तो आपके सामने ये स्क्रीन पर प्रश्न है 6। इसमें लिखा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें लिखा है हाथी, वीरता, गांधी जी और भारत। तो चलिए आप लोग सोचिए ज़रा, आपका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? वीरता, गांधी जी, भारत या हाथी? ओके, तो आपने सोच लिया है हाथी, तो आपका हाथी ही सही आंसर होगा। क्यों होगा आप ज़रा बताइए? क्योंकि वीरता भाववाचक है, गांधी जी और भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि ये नाम है, ये स्थान है, ये वीरता भाव है। तो हाथी ही आपका जातिवाचक है, क्योंकि ये सभी प्राणियों का बोध करा देगा। अपनी ही जाति के समस्त प्राणियों का, वस्तुओं का या व्यक्तियों का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इसके बाद देखिएगा वे संज्ञा शब्द, प्रश्न नंबर 7 देखिए। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं कहलाते हैं। जरा आप फिर से गौर करिए कि वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं कहलाते हैं। तो समुदाय का या समूह का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो मुझे उम्मीद है कि आप तुरंत ही समझ गए होंगे, समूहवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन घा यही आपका सही आंसर है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो आप देख पा रहे हैं प्रश्न लिखा है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दशा अथवा भाव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, भाववाचक संज्ञा। क्यों होगा भाववाचक संज्ञा? क्योंकि देखिए वे शब्द जो किसी गुण, दशा अथवा भाव का बोध कराते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं?
भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन का समूहवाचक, ख द्रव्यवाचक, ग व्यक्तिवाचक और घा भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका खा, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? जल्दी से बताइए। ओके, वेरी गुड, आपका बिल्कुल आंसर सही है। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा तो बिल्कुल नहीं है। क्या आंसर इसका सही है? जातिवाचक संज्ञा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट। जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आपने टास्क कंप्लीट किया। अब हम इसके बाद क्या है कि अब सर्वनाम से आपसे 10 क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। तो ये 10 क्वेश्चन जो थे ये आपके वो संज्ञा के थे। अब 10 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सर्वनाम से रिलेटेड होंगे। तो चलिए, तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभ्यास एक्सरसाइज, सही विकल्प छांटिए, सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है, आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे। तो चलिए बताइए, सर्वनाम क्या कहलाते हैं? किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का नाम, वाक्य में प्रयुक्त शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द या उपर्युक्त सभी। ओके, तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, यानी ऑप्शन गा। तो चलिए अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम के भेद हैं। तो जल्दी से बताइए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3, 5, 4, 6। 6। ओके, आपका आंसर बिल्कुल सही है, घा, यानी विकल्प 6 जो है वो घा है। और यही सही है क्योंकि आप जानते हैं कि जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 ही होते हैं। और आपको हमने पहले भी आपको बता दिया था। और आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है कि इसका वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 जो है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऑप्शन पहला है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निकट अथवा दूरस्थ, दूरस्थ मीन्स होता है दूर की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन खा, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, जो शब्द आदर्श तथा सम्मान प्रकट करते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सही आंसर इसका जान ही गए हैं, क्या है? ओके, तो इसका सही आंसर घा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन का, जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, वे शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अन्य पुरुष के लिए करता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से कहलाते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, वे शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अन्य पुरुष के लिए करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिएगा, ओनली 2 सेकेंड और आंसर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे मालूम है आपने ज़रूर सोच लिया है। तो इसका सही जो आंसर है वो बिल्कुल सही है और पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, का। जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हीं को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बताइए आप इसका आंसर। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है,
वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निकट अथवा दूरस्थ वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इसका आंसर भी सोच ही लिया होगा। तो आप देखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन इसका खा सही है। चलिए अब दूसरे प्रश्न देखते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 6, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? ओके, तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है? खा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि यह मेरी पुस्तक है तो आप निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति या निश्चित स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दरवाजे पर कौन खड़ा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक? ओके, तो प्रश्न पूछने के लिए बात की जा रही है तो इसलिए इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब उसके बाद है प्रश्न 8, इसमें लिखा है शायद दूध में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो आपके ऑप्शन है का अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुष और संबंधवाचक। ओके स्टूडेंट्स, आपने ज़रूर सोच लिया होगा। कुछ पड़ा है तो कुछ निश्चित नहीं है ना, अगर कुछ निश्चित नहीं है तो ये कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वेरी गुड, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो जल्दी से बताइए जरा, इसका क्या उत्तर होगा? ओके, इसका आपने जो सोचा है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सोचा है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसका खा यानी निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। मैं निर्दोष हूँ साहब, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अब आप जरा दिमाग लगाइए, तब तक थोड़ा सा ब्रेक। तो आपने ज़रूर सोच लिया होगा अपना उत्तर। तो मैं निर्दोष हूँ साहब, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इस वाक्य में जो सर्वनाम है वो है आपका कौन सा है? सोचिए सोचिए, उत्तम पुरुषवाचक। बिल्कुल सही आंसर। क्यों उत्तम पुरुषवाचक क्यों है? क्योंकि जो सर्वनाम शब्द क्या करते हैं, देखिए आप पहले ये जो उत्तम पुरुष है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष का मतलब होता है ऐसे सर्वनाम शब्द जो क्या करते हैं, बोलने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी बोलने वाला जो व्यक्ति होगा वो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा तो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। तो देखिए इसमें मैं जो है, मैं निर्दोष हूँ, तो ये मैं बोलने वाला है और मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो ये भी बोलने वाला है। जैसे आप इंग्लिश में भी जानते हैं ना कि आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, ये सब कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो इसी तरह से ये जो फर्स्ट पर्सन होता है इसी को हम हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आज आपने इस वीडियो से ज़रूर लाभ उठाया होगा। आपका एक बार रिवीजन भी हो गया है और इसका रिटन मटेरियल जो है यानी आपकी जो लिखित पाठ्य सामग्री है उसकी हम PDF आपको उपलब्ध करा देंगे। और एक निवेदन और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि हम आपको जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं ताकि सभी लाभ उठा सकें। ओके विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगा एक नया वीडियो जिसमें आपका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वैकल्पिक प्रश्न सीरीज होगी। तो जितने टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं अभी हम आपको उतने टॉपिक की ये क्वेश्चन सीरीज अवेलेबल कराएंगे जिससे आपका अभ्यास हो जाए। इसके बाद फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।